हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे इधर जापान ने भारत के आम को अपने देश में किया बैन, तो उधर मौका पाकर चौका मारने की कोशिश करने लगे शी जिनपिंग। दोस्तों 70 बार रिजेक्ट कर दिया भारत का चावल। ड्रैगन की इस चालबाजी के पीछे क्या है षड्यंत्र, दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। जानकर आप भी जाएंगे चौंक, कैसे भारत को दोहरा झटका देने की तैयारी में है चीन। दोस्तों उधर भारत भी हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने को है तैयार। बताएंगे भारत ने मिडिल ईस्ट में चीन का सारा गेम ही पलट डाला। कजाकिस्तान का यूरेनियम बनेगा सुपर पावर बनने की राह का असली फ्यूल। बताएंगे क्या है ये जानकारी, कैसे अपना भारत इस चीज से देगा चीन को मुंहतोड़ जवाब। दोस्तों तो उधर घुसपैठ तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारत पाकिस्तान सीमा पर एक्शन मोड में भारत की मोदी सरकार। कच्छ पहुंचे अमित शाह जी ने दिया बड़ा संदेश। दोस्तों बताएंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर सुरक्षा के लिए सरकार ला रही है नया टेरिटोरियल सुरक्षा सिस्टम। क्या है इसका मतलब, कैसे करेगा ये काम। दोस्तों वहीं घुसपैठियों पर नकेल कसने के बाद शुभेंदु अधिकारी का बंगाल में एक और बहुत बड़ा ऐलान। जनगणना को लेकर बताएंगे कब से शुरू होने वाली है बंगाल में जनगणना। दोस्तों एक से एक बेहतरीन जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की हर स्थिति में सपोर्ट करते और मानते हैं कि भारत के खिलाफ चाल चलने वाले देशों को भारत मुंहतोड़ जवाब देगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत को दोहरा झटका। जापान ने आम को किया बैन, तो चीन ने 70 बार रिजेक्ट किए चावल। ड्रैगन की चालबाजी के पीछे छिपा ये बड़ा षड्यंत्र दोस्तों, लेकिन आम के साथ साथ जापान ने चावल पर भी लिमिट लगा दी। बता दे क्या है बड़ी जानकारी। जिन भारतीय आमों की दीवानी है पूरी दुनिया, जापान ने उन आमों पर पाबंदी लगा दी। जापान ने भारतीय आमों को बैन कर दिया है। करीब 20 साल बाद ऐसा देखा गया है जब भारत जापान आम का व्यापार मुश्किल में फंस गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जापान ने भारतीय आमों पर प्रतिबंध लगाकर भारत को बड़ा झटका दिया ही दिया, साथ में भारतीय चावल पर भी लिमिट लगा दी। जापान ने भारतीय चावल पर पूरे तरीके से बैन नहीं लगाया है, लेकिन आयात न्यूनतम कर दिया है। जापान, अमेरिका और थाईलैंड से चावल खरीदकर सख्त स्वच्छता नियमों और भारी आयात कोटा लागू करके अपने कृषि क्षेत्रों को मजबूती से संरक्षित करता रहा है। इस कारण भारत से जापान को चावल का निर्यात मुख्य रूप से स्थानीय प्रवासी खासकर भारतीयों के लिए बासमती तक ही सीमित रहा है। जापान की कठोर आयात नीतियां और विशिष्ट प्राथमिकताएं भारतीय चावल निर्यात को काफी हद तक कम कर देती है। अब ऐसे में करीब 20 साल बाद ऐसा देखा गया है जब भारत जापान आम का व्यापार मुश्किल में फंस चुका है। दोस्तों यानी कि अल्फांसो, लंगड़ा, केसर और बंगनपल्ली जैसे आमों की वैरायटी अब जापान में नहीं बिकेंगी। वहीं आपको बता दें जहां एक तरफ जापान ने ऐसा फैसला लिया, इसका मौका देकर चीन ने भारत की पूरी दुनिया में इमेज गिराने का प्रयास किया। दोस्तों चावल पर अब चीन ने दिया भारत को झटका। मौका पाकर चौका मारने का किया प्रयास। दरअसल जापान ने आम पर तो चीन ने अब चावल पर झटका दिया। चीन ने भारतीय चावलों की खेपों को रिजेक्ट कर दिया है। दोस्तों ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले 70 बार भारतीय चावलों की खेप रोक चुका है चाइना। दोस्तों उसका आरोप है कि इन चावल की खेपों में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीएमओ पाए गए हैं, जबकि भारत साफ कर चुका है कि इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत में कपास को छोड़कर किसी भी जीएम फसल की व्यावसायिक खेती का इजाजत नहीं है। इससे पहले भी चीन ने मार्च और अप्रैल में भी कई भारतीय कंपनियों की चावल की खेपों को वापस भेज दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने चीन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि चीन गलत आरोप लगा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बोले तो ICAR ने साफ किया है कि भारत में जीएम चावल की खेती नहीं की जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी GEAC ने भी इसकी पुष्टि की है। चीन भारतीय चावल पर सवाल उठाकर उसकी छवि पूरी दुनिया में बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसी साल जनवरी में भारत ने चीन से चावल के नंबर 1 का खिताब छीना है। चीन जो खुद जीएम चावल का उत्पादन करता है, वो जानबूझकर भारतीय चावलों पर सवाल उठाकर इंटरनेशनल मार्केट में उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। बीजिंग भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास की मंशा से चावल के खेप को रिजेक्ट कर रहा है। चीन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को कमजोर करना चाहता है ताकि भारत के चावल दुनिया में ना बिक सके, जिससे सीधा सीधा इसका फायदा चीन को पहुंचे और चीन अपने चावल को दुनिया में सप्लाई कर सके। इसीलिए वो बार बार भारतीय चावल पर सवाल खड़े
खड़े कर रहा है दोस्तों। और इस बार तो उसने और मौका ढूंढ लिया जब उसको लगा कि जापान ने भारतीय आम को रिजेक्ट कर दिया है, बैन लगा दिया है और चावल पर लिमिट लगा दी है। तो यही एक सुनहरा मौका है कि भारतीय चावलों पर कमी निकाल करके फिर एक बार भारतीय चावल को रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जापान के साथ साथ जापान का मामला अभी गर्म है ही, इसी के साथ साथ पूरी दुनिया में ये खबर जाएगी कि चीन ने भारतीय चावलों को रिजेक्ट कर दिया, जिससे दुनिया को ये लगे कि भारत के सामान जिस पर जीआई टैग लगा हुआ है वो भी अब सुरक्षित नहीं रहा और भारतीय चावलों की साख, भारत के प्रोडक्ट्स दुनिया में नीच नजर से देखी जाए और चीन यहाँ पर अपना फायदा उठा सके। जी हाँ दोस्तों, भारत को पूरी दुनिया में गिराने का प्रयास कर रहा है चाइना। दोस्तों ये है ड्रैगन की चालबाजी। भारतीय चावल को रिजेक्ट करने के पीछे ये छिपा हुआ था उसका षड्यंत्र दोस्तों, काला षड्यंत्र। अब आप कैसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं चीन को कमेंट में लिखकर बताइएगा। लेकिन दोस्तों सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा ताकि ये खबर चीन तक पहुंच सके। तो लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इधर भारत ने मिडल ईस्ट में चीन का पलट दिया सारा गेम। कजाकिस्तान का यूरेनियम बनेगा सुपर पावर बनने की राह का असली फ्यूल। जी हाँ दोस्तों, जियोपॉलिटिकल मॉनिटर में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक भारत का तेजी से बढ़ता नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें यूरेनियम आपूर्ति में दीर्घकालिक साझेदारी, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती, आर्थिक संबंधों के विस्तार और भू राजनीतिक विविधीकरण की संभावना पर जोर दिया गया है। कजाकिस्तान की राष्ट्रीय परमाणु कंपनी कजाटोम प्रोम और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच यूरेनियम की सप्लाई के लिए $4 बिलियन से ज्यादा कीमत का 2026 का डील साइन हुआ है। इससे पता चलता है कि इस डोमेन में भारत मध्य एशिया का सहयोग कमोडिटी ट्रेड से एक रणनीतिक क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहा है। आर्टिकल में इस बात पर जोर दिया गया है कि जैसे जैसे भारत सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन को बढ़ाना चाहता है और फ्यूल सप्लाई में डाइवर्सिटी लाना चाहता है, वैसे वैसे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान एक बड़े यूरेशियन रिसोर्स आर्किटेक्चर में जरूरी साझेदार बन रहे हैं। अस्ताना और ताशकंद के लिए भारत कोई ट्रांजैक्शनल खरीदार नहीं है, बल्कि कई साल के कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी में साझा इंटरेस्ट पर एक आधारित एक लंबे समय की साझेदारी है। दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन को तेजी से बढ़ाने की योजना बना रहा है, उसके लिए ऐसा साझेदार रणनीतिक महत्व रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनियां पहले से ही कजाकिस्तान के बड़े यूरेनियम प्रोजेक्ट्स में अपनी जगह मजबूत कर रही हैं। रूस के रोसडाटोम से एसेट्स की खरीद कर रहे हैं। इस स्थिति में भारत यूरेनियम मार्केट में एक और स्टेबल पार्टनर बन जाता है। कजाकिस्तान के लिए यह फॉर्मेट खास तौर पर कीमती है। इस खबर ने वाकई में दोस्तों भारत को मिडल ईस्ट का राजा बना दिया है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि भारत ने मिडल ईस्ट में चीन का सारा गेम ही पलट डाला। अब ऐसे में अपना भारत कजाकिस्तान के साथ डील करके यूरेनियम से सुपर पावर बनने की राह पर पहुंचने वाला है। दोस्तों इस खबर से वाकई में चीन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उधर आपको बता दें, चौंकाने वाली खबर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर सुरक्षा के लिए सरकार ला रही है नया टेरिटोरियल सुरक्षा सिस्टम। गृह मंत्री ने किया इसका ऐलान। जी हां, भारत सरकार देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों से आतंकवादी घुसपैठ और ड्रग्स एवं हथियारों की तस्करी जैसे खतरों को रोकने के लिए एक नई लीक प्रूफ स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड पॉलिसी तैयार कर रही है। इसमें इन दोनों देशों के बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के सुरक्षा करने के तरीकों में 360 डिग्री बदलाव किया जाएगा। दोस्तों अब आप ऐसा कैसे, तो आपको बता दें, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुक्रवार को गुजरात के भुज में पाकिस्तान बॉर्डर के पास बीएसएफ की बीओपी और हरामी नाले की विजिट के दौरान ये ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लगते बॉर्डर के लिए नया स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा ग्रिड प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। इस नए कॉन्सेप्ट में एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड होगा दोस्तों, जिसमें बीएसएफ, स्थानीय पुलिस प्रशासन, आर्मी और स्थानीय लोग शामिल होंगे। हजारों करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के लिए कई महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन हो चुकी है और कुछ होने वाली है। इसके लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ की सीमा सुरक्षा करने के कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से बदलने का निर्णय लिया गया है। इसमें बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा सिस्टम के तहत सुरक्षा कवच रहेगा। इसमें बीएसएफ को और कुछ क्षेत्र देने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि बॉर्डर सुरक्षा की तरह ही घुसपैठ, ड्रग्स और तस्करी को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगते 15 किलोमीटर के इलाकों की
सुरक्षा, निगरानी और एक्शन की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय राज्य सरकार के साथ मिलकर बीएसएफ को दी जा सकती है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें इस बड़ी खबर, भारत ने कहा कि वेरिफिकेशन के बाद बांग्लादेश को सौंप देंगे उनके नागरिक। जांच के लिए नामों की लिस्ट भेज दी गई है बांग्लादेश को। जी हां, भारत ने कहा है कि देश में रह रहे सभी अवैध नागरिकों के मामलों से कानून के अनुसार निपटा जाएगा। 2680 मामले बांग्लादेशी पक्ष को भेजे हैं ताकि वे उन लोगों की नागरिकता की पुष्टि कर सके जिनके नाम हमने उन्हें सौंपे हैं। एक बार नागरिकता की पुष्टि हो जाने के बाद बांग्लादेश को इन नागरिकों को सौंप दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने शुक्रवार को साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों से कानून के अनुसार निपटा जाएगा। बांग्लादेश के मामले में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने 2680 या उससे ज्यादा मामले बांग्लादेशी पक्ष को भेजे हैं ताकि वे उन लोगों की नागरिकता की पुष्टि कर सके जिनके नाम हमने उन्हें सौंपे हैं। एक बार नागरिकता की पुष्टि हो जाने के बाद हम बांग्लादेश के इन नागरिकों को वापस भेजने की स्थिति में होंगे। वहीं आपको बता दें दोस्तों, घुसपैठियों पर नकेल कसने के बाद अब बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बंगाल में एक और बड़ा ऐलान कर दिया। 1 अगस्त से शुरू होगी जनगणना। जी हां दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अब घुसपैठियों पर दोहरी मार पड़ने वाली है। जो दुबके हुए हैं और अब तक सामने नहीं आए हैं, उनका अब बाहर निकलना जायज हो चुका है। दोस्तों बता दें, देश में जारी जनगणना के बीच पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अहम ऐलान किया है। बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में जनगणना 1 अगस्त से शुरू होगी और अगले साल फरवरी तक चलेगी। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों से इस जनगणना में हिस्सा लेने की अपील की है। दरअसल कल शुभेंदु अधिकारी राज्य सचिवालय नबन्ना में जनगणना के पहले चरण से संबंधित एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। इस बैठक के बाद उन्होंने बंगाल में होने वाली जनगणना को लेकर जानकारी दी। बता दें कि राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार सरकार बनाई है और शुभेंदु अधिकारी सीएम बने हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि जनगणना 1 अगस्त 2026 से शुरू होकर फरवरी 2027 के आखिरी दिन रात 12 बजे तक चलेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि इस जनगणना का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि देश के कई राज्यों में जनगणना का काम तेजी से हो रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल इस मामले में पिछड़ गया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जनगणना आगामी सरकारी कामों और योजनाओं के लिए काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सही आंकड़े पता होने पर सही से काम करने में आसानी होती है। सरकार के सभी काम आसानी से लोगों तक पहुंच पाते हैं। सीएम ने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील की है कि वे जनगणना में हिस्सा जरूर लें। साथ ही साथ जनगणना से ये भी पता चल सकेगा दोस्तों कि कितने घुसपैठिए यहाँ पर पड़े हुए हैं। अभी और भी घुसपैठियों का निकलना बाकी है। अब ऐसे में दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी द्वारा लिए गए इस जनगणना वाले फैसले का क्या आप समर्थन करते हैं? क्या ये बिल्कुल सही फैसला है? जो भी आपको लगता हो अवश्य कमेंट करके बताइएगा। उधर आपको बता दें, हम भारत के साथ व्यापार समझौतों को उदार बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये बात खुद व्लादिमीर पुतिन ने कही है। आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनुसार भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन व्यापार बोले तो EAEU उदारीकरण वार्ता को गति दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ व्यापार समझौतों को उदार बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहले ही रिकॉर्ड $69 अरब का व्यापार हो चुका है। क्या इससे आयात सस्ता होगा? भारतीय निर्यातकों के लिए निर्यात में उछाल आएगा और पश्चिमी देशों पर अत्यधिक निर्भरता कम होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि यूरेशियन आर्थिक संघ यानी EAEU के देशों के साथ सहयोगी संबंधों को मजबूत करना मॉस्को की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूरेशियन आर्थिक परिषद की सर्वोच्च बैठक के दौरान पुतिन ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यूरेशियन आर्थिक संघ के सभी देशों के साथ सहयोगी संबंधों को मजबूत करना रशिया की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि यूरेशियन आर्थिक संघ की गतिविधियां विदेशों में काफी ध्यान आकर्षित कर रही हैं और कई देश और संगठन संघ के साथ सहयोग करने में रुचि रखते हैं। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, नेपाल के गणतंत्र दिवस पर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने नहीं दिया भाषण। बालेंद्र शाह ने शुभकामना तक नहीं दी। जी हां दोस्तों, बता दें आखिर ऐसा क्यों किया। दरअसल रैपर से नेपाल के प्रधानमंत्री बने बालेंद्र शाह ने अपने देश का एक और रिवाज तोड़ दिया। वो नेपाल के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिसने गणतंत्र दिवस पर भाषण नहीं दिया। नेपाल में हर साल 28 मई को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2008 में इसी तारीख को नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किए जाने और देश में 240 साल पुरानी राजशाही के अंत की याद में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन की परंपरा पहली बार टूटी है। उनकी जगह राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शुक्रवार को टुंडी खेल सैन्य मैदान में आयोजित विशेष समारोह को संबोधित किया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह कार्यक्रम उपस्थित तो थे, लेकिन उन्होंने संबोधन नहीं दिया। बालेंद्र शाह
शाह ने ही राष्ट्रपति पटेल को पत्र लिखकर विशेष समारोह को संबोधित करने का अनुरोध किया था। गणतंत्र दिवस समारोह को पहली बार संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पटेल ने कहा कि हम सभी को यह समझना होगा कि केवल राजनीतिक व्यवस्था और शासन संरचना में बदलाव से युग की अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी। इसके लिए राज्य की शक्ति, आचरण, राजनीतिक अखंडता और मूल्यों एवं मानदंडों के स्वरूप में बदलाव लाना आवश्यक है, अन्यथा व्यवहार से राजनीतिक परिवर्तन सिद्ध नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पीएम के साथ साथ उनकी पार्टी तक ने भी शुभकामनाएं नहीं दी। इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे भी अधिक गंभीर बात तो यह है कि सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामी छानी ने भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई शुभकामनाएं नहीं दी। सरकार प्रमुख और हजारों शहीदों के बलिदान से प्राप्त गणतंत्र की ओर से सरकार का नेतृत्व करने वाली पार्टी की ओर से शुभकामनाओं की अनुपस्थिति ने व्यवस्था को कमजोर करने के प्रयास की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, क्या तालिबान को मॉडर्न आर्मी बनाएगा रशिया? जी हां, अफगानिस्तान से सैन्य समझौते के पीछे क्या है पुतिन का प्लान? दोस्तों, रशिया और अफगानिस्तान ने महत्वपूर्ण सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मॉस्को में हुए इस समझौते के तहत रशिया की ओर से अफगान तालिबान सेना को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण मुहैया करा सकता है। साल 2025 में तालिबान को अफगानिस्तान की आधिकारिक सरकार के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद रूस काबुल से किसी समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बना है। रशिया और अफगानिस्तान के अधिकारियों ने 26 से 29 मई के बीच मॉस्को में रूस की सुरक्षा परिषद की ओर से आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच में सैन्य तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष एयर डिफेंस समेत कई चीजों पर सहमत हुए हैं। दोस्तों, तालिबान की ओर से रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद रशिया पहुंचे। उन्होंने रशिया को महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति बताते हुए कहा कि यह समझौता बहुत महत्वपूर्ण है। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी सरगई शोइगु ने इस दौरान अफगानिस्तान पर पश्चिमी प्रतिबंधों की निंदा की। दोस्तों, रूस और अफगानिस्तान के बीच में यह डील तब हुआ है जब अभी हाल ही में लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झड़प देखने को मिली है। और उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यह डील जो है वो रशिया में हुआ है और रशिया में ऑलरेडी पहले से ही भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले एनएसए अजीत डोभाल जी मौजूद थे। दोस्तों, उनकी मौजूदगी ने ऐसा रंग लाया कि तालिबान और रशिया के बीच ये सबसे बड़ा डील हुआ है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इसके पीछे भी जेम्स बॉन्ड का ही हाथ है। आपकी क्या इस पर राय दोस्तों? लेकिन इस खबर ने वाकई में शहबाज और मुनीर के पैरों तले जमीन खिसका दी है। अब तक वैसे भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था तालिबान का, लेकिन इस खबर के बाद पाकिस्तान और कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इन तालिबानियों का या फिर अफगानिस्तान का। क्या इस मुद्दे पर आपकी राय दोस्तों अवश्य कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान के मंसूबे पर फिर फिरा पानी। डील के लिए इशाक डार पहुंचे अमेरिका तो ईरान ने कहा कि अगर कोई समझौता होता है तो पाकिस्तान को सूचित किया जाएगा। इशाक डार इस समय अमेरिका में मौजूद हैं। दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान के बीच डील फाइनल करने को लेकर पाकिस्तान कितने भी दावे कर ले, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लग रहा। पाकिस्तान इस कोशिश में लगा हुआ है कि दोनों देशों की डील में उसकी भूमिका साबित की जाए, यानी कि अगर ये सीज फायर भी हो तो दुनिया नाम लेगी पाकिस्तान ने ये सीज फायर करवाया। चाहे जो भी एक्शन लिया जाए उसके पीछे, उस पॉजिटिव एक्शन के पीछे पाकिस्तान का ही नाम सामने आए। इस पूरी कोशिश में लगा हुआ है पाकिस्तान। वो चाहता है कि इस भूमिका से आतंकवादी को बढ़ावा देने वाली उसकी छवि भी रिपेयर हो जाए। इस वजह से पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा देने से भी पीछे नहीं हटेगा। इसी को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी सूत्रों ने एक्सियोस की रिपोर्ट की पुष्टि की है, जिसमें कहा गया था कि दोनों पक्ष सीज फायर को बढ़ाने और ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट पर बातचीत शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयूज पर हस्ताक्षर किया था। इसके बाद ही इशाक डार अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं। डील के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना टोल और अनुमति के जहाजों को गुजरने की बात कही गई है। हालांकि ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने तेहरान के वार्ताकारों के करीबी एक सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि मसौदे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई समझौता होता है तो पाकिस्तान को सूचित किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सूत्रों ने कहा कि कोई भी समझौता तभी फाइनल होगा जब तेहरान द्वारा इसकी घोषणा की जाएगी। ट्रम्प के एक तरफा बोलने से कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दोनों पक्ष समझौते पर पहुंचने के करीब है, लेकिन अभी तक समझौता नहीं हुआ है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इशाक डार और मार्को रूबियो की मुलाकात हो रही है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा रही है। वहीं दोस्तों, जहां पर मार्को रूबियो और इशाक डार एक साथ खड़े थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय, तभी मीडिया ने इनसे सवाल पूछ दिया कि क्या पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देगा, जिसके बाद इशाक डार का मुंह
उतर गया इस फैसले पर। वैसे पाकिस्तान अमेरिका की जी हजूरी करने में लगा रहता है, जी हजूरी का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन जब बात अब्राहम अकॉर्ड की आती है तो इस्लामाबाद के बड़े बड़े सुरमाओं के भी पसीने छूट जाते हैं। असल में अब्राहम अकॉर्ड इजराइल को मान्यता दिलाने के लिए अमेरिका की बड़ी मुहिम है। ट्रंप ने खुद तमाम मुस्लिम देशों से इजराइल से हाथ मिलाने को कहा है। पाकिस्तान को भी हुक्म दिया है कि वो ऐसा करे। हालांकि पाकिस्तान के लिए यह दुनिया का सबसे टेढ़ा फैसला है। इसी बीच जब पाकिस्तान को प्रधानमंत्री इशाक डार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलने पहुंचे तो एक पत्रकार ने उनके इसी असमंजस पर सीधा सवाल दाग दिया, जिसे सुनते ही दोनों का मुंह देखने लायक हो गया था। दोस्तों, सवाल से पहले इशाक डार के चेहरे पर मुस्कान थी, सवाल के बाद वो मुस्कान एकदम से गायब हो गई। मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान जो है वो इजराइल को मान्यता देगा। ये सुनते ही वहां अचानक सन्नाटा पसर गया। दोनों ही नेताओं ने इस पर पूरे तरीके से चुप्पी साध ली और मुंह से एक भी शब्द निकाले बिना जल्दी जल्दी वापस मुड़ गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार अब्राहम अकॉर्ड पर कितना लाचार है पाकिस्तान। बता दें कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच अब्राहम अकॉर्ड को लेकर पहले से ही तनाव चल रहा है। पाकिस्तान के माई बाप ट्रंप ने इसका हिस्सा बनने के लिए मुनीर पर लिखित प्रेशर बनाया, फिर भी कोई फैसला नहीं हो पाया। वजह यह है कि मुनीर ने अगर इस पर साइन कर दिया, यानी इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, तो उनके देश में बवाल मच जाएगा। खुद उनके लोग ही पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे दोस्तों, और सेकंड नहीं लगेगा इनके सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे पाकिस्तानी। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने पाल रखा है वो भी मुनीर और उनकी कुर्सी दोनों को नहीं छोड़ेंगे। आतंकवादी भी शहबाज मुनीर के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जिसे पाकिस्तान कभी भी सहन नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में आपको याद होगा हमने खबर बताया था कि लश्कर के आतंकी सैफुल्ला कसूरी ने हाल ही में पाकिस्तान के हुक्मरानों को तबाह करने की धमकी दी थी कि अगर इजराइल के साथ हाथ मिलाया तो हम तुमको तबाह कर देंगे। तो यह है पूरा खेला दोस्तों कि पाकिस्तान का जनरल और प्रधानमंत्री दोनों के पैर थर थर कांप रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। आखिर अमेरिका को मना करे भी तो करे कैसे। इधर अमेरिका को मना नहीं कर सकते, उधर हाँ भी नहीं बोल सकते। जी हाँ, यानी असमंजस में फंस गया है पाकिस्तान। तो वहीं आपको बता दें, चीन की खतरनाक तैयारी देख डर जाएगा अमेरिका। रेगिस्तान के बीच ठिकाने के खुलासे ने पूरी दुनिया में मचा दी हलचल। इंडिया के लिए भी खतरे की घंटी दोस्तों। चीन के एक दूर दराज रेगिस्तानी इलाके में तेजी से एक बड़ा सैन्य परिसर तैयार किया जा रहा है, जिसे लेकर सुरक्षा विशेषज्ञों में चिंता बढ़ गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि यह पूरा ढांचा चीन की परमाणु क्षमता को और मजबूत करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि किसी हमले की स्थिति में भी वो जवाब की कार्रवाई करने में सक्षम रहे। रिपोर्टों के मुताबिक पूर्वी शिनजियांग क्षेत्र में दो बड़े अष्टकोण यानी ऑक्टागन आकार के सैन्य परिसर बनाए गए हैं। इनके चारों तरफ सैकड़ों कंक्रीट लॉन्च पैड तैयार किए जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इनका इस्तेमाल मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए किया जा सकता है। इन परिसरों के भीतर सैनिकों के रहने की व्यवस्था, बड़े वाहनों के लिए शेड, हथियारों के भंडारण बंकर और कमांड सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। सैटेलाइट इमेज में आसपास सड़कें, रेलवे लाइन, एयरफील्ड और ईंधन स्टोरेज जैसी सुविधाएं भी दिखाई दे रही हैं। हाल के महीनों में यहाँ बड़े सैन्य वाहनों की आवाजाही और अभ्यास देखा गया है। चीन की परमाणु नीति अभी भी नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हमला न करने पर आधारित है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क चीन की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि अगर उस पर हमला भी हो जाए तो वो जवाबी परमाणु हमला कर सके। ऐसे में भारत के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि चीन की तेजी से बढ़ती सैन्य और परमाणु क्षमता क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन पर असर डाल सकती है। भारत पहले से ही अपनी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता को मजबूत कर रहा है, लेकिन चीन की रफ्तार को रणनीतिक चुनौती मान रहा है। ये पूरा निर्माण सिर्फ सैन्य ढांचा नहीं बल्कि चीन की परमाणु रणनीति को और मजबूत करने की एक बड़ी तैयारी मानी जा रही है, जिससे उसके जवाबी हमले की क्षमता को और सुरक्षित हो सके। साथ ही आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस में नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर शुक्रवार को राहुल गांधी की मौजूदगी में पंजाब कांग्रेस नेताओं की करीब 3.5 घंटे लंबी अहम बैठक हुई। बैठक में चुनावी प्रदर्शन, संगठन की स्थिति और नेतृत्व को लेकर जमकर मंथन हुआ, लेकिन अंदरूनी खींचतान भी खुलकर सामने आ गई। सूत्रों के मुताबिक खड़गे के आवास पर यह मीटिंग पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई थी, लेकिन वहां कुछ भी ठीक नजर नहीं आया। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बैठक के दौरान खुलकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार सिर्फ बैठ के कर रही है, लेकिन जमीन पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा रहा है। बाजवा ने निकाय चुनाव के नतीजों को कांग्रेस के लिए चेतावनी बताया और बैठक खत्म होने से कुछ समय पहले ही बाहर निकल गए। बैठक में वरिष्ठ नेता ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जो अपने इलाके में पार्टी को नहीं जिता सका, भला वो पूरा पंजाब क्या जिताएगा। ये बयान सीधे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग की ओर इशारा माना जा रहा है। दरअसल वड़िंग के इलाके में कांग्रेस को 19 में से 18 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के क्षेत्र में पार्टी ने
ने 13 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं कर्नाटक सीएम की कुर्सी पर बैठे शिव कुमार, लेकिन चुनौतियां बेशुमार। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के 2 साल बचे हैं। ऐसे में सिद्धारमैया की जगह डीके शिव कुमार को सीएम बनाने का फैसला लेकर कांग्रेस ने बड़ा दाव चला है। शिव कुमार फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष और सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में उनके लिए सरकार के अंदर और बाहर दोनों जगह कड़ी चुनौतियां सामने होंगी। क्या वे थकी हारी कांग्रेस सरकार में उसकी सुस्ती से उबार कर 2028 के आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नई ऊर्जा भर पाएंगे? ये सबसे बड़े सवाल हैं। इस पर क्या है आपकी राय दोस्तों? लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।